जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आपका नीट 2024 एंड हो गया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छा किया होगा। बच्चों, पिछली साल की तरह हर साल जैसा कि मैं नीट का सॉल्यूशन आपके सामने लाता हूं केमिस्ट्री पार्ट के लिए, तो इस बार भी मैंने केमिस्ट्री पार्ट के लिए आपके लिए नीट का सॉल्यूशन लाया है। चलिए, मेरे पास S3 सेट है। मैंने इसका आंसर की भी अपने वीडियोज़ में, अपने पिछले वीडियोज़ में डाल दिया है। आप उसे आराम से देख सकते हैं, आप उसे मैच कर सकते हैं, मैच करके आप अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए, आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे केमिस्ट्री पार्ट का S3 सेट के लिए। मैं थोड़ा पेपर का एनालिसिस करना चाहूँगा। बच्चों, जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो पेपर मॉडरेट लेवल के पेपर थे। कुछ क्वेश्चंस हाँ टफ थे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर होते तो आसानी से बनाए जा सकते थे। और ख़ास करके ऑर्गेनिक के रिएक्शंस तो बच्चों वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते ही हैं। चलिए, तो S3 सेट में आपका जो केमिस्ट्री पार्ट शुरू होता है वो क्वेश्चंस नंबर 51 से शुरू होता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिखेंगे। मैं इधर उसका सॉल्यूशन करते जाऊँगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा था कि एक रिएक्शन दिया हुआ था, और उस रिएक्शन में 51 नंबर में क्या है कि एक रिएक्शन था बच्चों 2A इज़ इक्वल टू B प्लस C दिया हुआ था। ऐसा इसका Kc का वैल्यू दिया हुआ था 4 × 10 का पावर -3। ठीक है बच्चों, और पूछा था कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कंप्लीट होगा, नहीं होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बच्चों, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग देना है। Kc का वैल्यू का रेंज जो है 10 टू द पावर -3 से लेकर के 10 टू द पावर +3 के बीच में है। बच्चों, अगर 10 टू द पावर +3 के आगे अगर चला गया तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, और 10 टू द पावर -3 के अगर पीछे रहा तो रिएक्शन डू नॉट स्टार्ट, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और अगर 10 टू द पावर -3 से लेकर के 10 टू द पावर +3 में अगर Kc का वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है तो बच्चों रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे होता है। तो आपको इसको नहीं देखना है, आप 10 टू द पावर 3 को यहाँ पर देखिए। तो 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि रिएक्शन डू नॉट स्टार्ट, या तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो 51 का आपका जवाब 4 होता कि रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक करना था। चलिए, दूसरे सवाल पे आते हैं। बच्चों, 52 नंबर सवाल में क्या पूछा था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम निकालना था। इसमें 1 में आपको 2.271098 इतना लीटर ऑफ हीलियम दिया हुआ था, जैसा कि आप सवाल में देख ही रहे हैं। और दूसरे में 4 मोल ऑफ हीलियम दिया हुआ था बच्चों, और तीसरे में 4 U ऑफ हीलियम दिया हुआ था, और चौथे में 4 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ था। बच्चों, ये HTP पे था, ये वाला वॉल्यूम HTP पे था, पे दिया था। थोड़ा बात आपको ये समझना है कि 2.271098 को अगर 22.4 से अगर डिवाइड करते तो ये 1 मोल से भी नीचे चला जाता। देखिए, 4 मोल हीलियम को अगर नंबर ऑफ एटम में चेंज करेंगे तो 4 × 6.02 × 10 का पावर 23 इतना एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा। बच्चों, सबसे ज़्यादा एटम्स इसी में होंगे। 4U हीलियम का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 1 ही एटम आएंगे। कितने एटम आएंगे? 1 एटम। एटॉमिक मास सिर्फ कितना एटम बताता है? 1 एटम। और 4 ग्राम हीलियम जो है ये 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल 6.02 × 10 का पावर 23 के बराबर है। इसलिए इसमें 52 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट होता। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। चलिए, तो सवाल नंबर 53 पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ऑर्गेनिक का सवाल था बच्चों। एक मॉलिकुलर फार्मूला आपको दिया हुआ था 53 नंबर में कि मॉलिकुलर फार्मूला है C6H14। बढ़िया है। अब कह रहा था कि इसके पास 2 टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी का मतलब कि 3 डिग्री कार्बन है। इसका हमसे IUPAC नेम पूछा था। बच्चों, ये कुछ नहीं है, बस इस तरह से अगर बनाते तो देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन है। टोटल पहले इसका कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 H इधर है, 3 H इधर है, 3 H इधर और 3 H इधर है। बच्चों, 1 H यहाँ और 1 H यहाँ है। टोटल 14 हाइड्रोजन है। टोटल कितना है? 14। तो C6H14 ये बन गया। लेकिन क्या बोला था सवाल? बड़ा टेक्निकल सवाल था कि एक 3 डिग्री कार्बन इसमें होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ से कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ से कार्बन से कनेक्ट है। तो बच्चों यही होता, और इसका जो IUPAC नेम होता 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाईमिथाइल क्या हो जाता? ब्यूटेन। अब नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो 2 3 पे डाईमिथाइल हो जाता, 4 कार्बन का चेन था तो ब्यूटेन हो जाता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट जवाब होता। ठीक है,
चलिए तो 54 नंबर सवाल करते हैं कि क्या है। तो 54 में बड़ा अच्छा सवाल दिया गया था बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिया गया था। जैसे पहले ऑप्शन नंबर सी को मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे सी नंबर सवाल को लिया, 1.5 मोल आपको कैल्शियम बनाना था, ठीक है। तो 1.5 मोल का मतलब हुआ 1.5 इंटू इसका 40 ग्राम मोलर मास है, यानी मास में हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये 0 0 कट जाएगा तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। अब इसका ज़रा इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं तो 60, और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 20, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आता है 3, यानी 3 फाराडे का इलेक्ट्रिक। और जितना, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ फाराडे होता है। तो 3 इक्विवेलेंट कितना फाराडे के बराबर होगा, 3 फाराडे के बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 फाराडे का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। कितना फाराडे का, 3 फाराडे का। तो सी का जवाब तो 1 हो गया था, यानी सी के लिए मैचिंग अगर करते तो 1 पे आप मैच कर देते, ठीक है। आप जैसा कि सवाल यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आइए उसमें एक और सवाल था, FeO को बदलना था बच्चों Fe2O3 में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकाल लेते, यहाँ -2 यहाँ +2 है, और यहाँ -6 यहाँ +6 है। एक आयरन में अगर चेंज अगर देखा जाए तो इधर +2 है और इधर क्या है +3 है बच्चों। +1 यूनिट का चेंज हो रहा है। कितने यूनिट का, +1 यूनिट का। तो जितना +1 यूनिट का चेंज हो रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही खर्चा होगा इसको चेंज करने के लिए, यानी इसमें हम लोग का 1 फाराडे इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है। कितना फाराडे का, 1 फाराडे का। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी था, वो डी के लिए जो आंसर होता है वो डी के लिए 1, डी के लिए क्या हो जाता है बच्चों, डी के लिए 3 हो जाता। तो डी के लिए आपका हो गया 3, और सी के लिए हो गया था आपका 1, ए के लिए 2 हो जाता, और बी के लिए क्या हो जाता, 4 हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट जवाब होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाता बच्चों, करेक्ट जवाब। बाकी सेम तरीके से आप सवाल को बना सकते थे, ठीक इसी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी सवाल नंबर 55 पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे अरेंज करें। यानी 55 नंबर सवाल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, सिलिकॉन है। बच्चों हम लोग पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, इसका वैल्यू 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, और नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, 3 है। अब देखिए कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो बच्चों EN घटता है। EN क्या होता है, घटता है। इसका मतलब कि सिलिकॉन का EN जो है वो कम था कार्बन से, कार्बन का कम है किससे, नाइट्रोजन से, तब ऑक्सीजन, और तब क्या आया बच्चों, फ्लोरीन। यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो सही जवाब होता। 55 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपका सही जवाब होता। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 56 पे आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल था कि विच प्लॉट ऑफ ln(k) वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। बच्चों जब आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो log k बराबर log a माइनस EA/2.303 RT होता है, ठीक है बच्चों। इसको जब यहाँ पे आगे लाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन को अगर आगे पीछे अगर किया जाए तो माइनस EA/2.303 RT अगर करेंगे, और साथ में log a यहाँ पर ले लिया बच्चों। ये y बराबर अगर mx प्लस c अगर ले लिया जाए, y बराबर mx प्लस क्या ले लिया गया, c, तो ये आपका स्लोप है। माइनस EA/2.303 R जो है ये क्या है बच्चों, स्लोप है। ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है कि निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है। और जब निगेटिव स्लोप के लिए अगर कोई ग्राफ खींचता है तो देखिए निगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होता है। आपको निगेटिव स्लोप का ग्राफ पता भी होगा, आपने गैसियस स्टेट में भी देखा होगा। तो निगेटिव स्लोप के लिए अगर ग्राफ खींचना है बच्चों तो ये निगेटिव स्लोप का ग्राफ था, यानी ग्राफ ऊपर से कहाँ आ जाता, नीचे। और ऊपर से नीचे में आपका पहला ही एक ऑप्शन था, तो 56 का जो जवाब होता वो कितना हो जाता बच्चों, 1 हो जाता। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो 57 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं बच्चों। 57 में कहा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहले तो आपको Kp और Kc का आपको रिलेशन आना चाहिए। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर क्या होता है बच्चों, डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ मोल है, ये निकलेगा बच्चों Np माइनस Nr से। कहाँ से निकलेगा, Np माइनस Nr से, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट रिएक्शन में 2BrCl इज इक्वल टू Br2 प्लस Cl2 है। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे 2BrCl अगर दिया हुआ है तो यहाँ से Br2 प्लस Cl2 है। आगे का कोफिशिएंट देखना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। और प्रोडक्ट में से यानी 2 - 2 अगर किया जाए तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें एक ही ऑप्शन था, तो अब ये 0 अगर हो गया तो फिर ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये 0 हो गया तो किसी का पावर 0 अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो Kp तो आपका बराबर हो जाएगा किसके, Kc के। तो
अब एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे PCl5 जो है वो चेंज कर रहा था PCl3 और किस में, Cl2 में। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो डेल्टा Ng अगर निकालेंगे तो 1 + 1 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा Ng का वैल्यू 1 होगा। और जैसे ये पावर 1 होगा तो Kp कभी भी Kc के बराबर नहीं होगा, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट जवाब होता। ठीक है बच्चों, चलिए 58 नंबर सवाल पे बात करते हैं। बच्चों 58 में आपसे पूछा था, ये ऑर्गेनिक का सवाल था, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है यही जो है करेक्ट जवाब होता। इसलिए करेक्ट जवाब होता बच्चों, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना डिग्री है बच्चों, 3 डिग्री। बाकी कहीं पर भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं था, तो ये आपका सही जवाब हो जाता। चलिए तो सवाल नंबर 59 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 59 बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पूछा था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। बच्चों हम जानते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R और इंटू T2 - T1/T1 इंटू T2। ये आर्हेनियस का इक्वेशन, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर अगर पता रहेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट जवाब होता कि रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आइए अब सवाल नंबर 60 पे बात करते हैं। ये इनऑर्गेनिक का सवाल। बच्चों द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। H2T, आपको मैंने सारा सवाल कॉपी में एक एक करके सारा कुछ बता रखा है। टोटल सवाल कॉपी से मैच किए हैं बच्चों। 45 में कम से कम भी तो 42 से 43 सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट है। ये सब आपको सवाल मिलेगा। आर्हेनियस का जितना ग्राफ कार्बोकैटायन जितना भी आपने देखा, इक्विलिब्रियम में जो भी रिएक्शन देखा, सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए ठीक है, आइए यहाँ से। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, H बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो गया। और बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और क्या आता है, पोलोनियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 था कि द बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट 1 था कि चलो ये तो करेक्ट हो गया भैया। अब कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास, अब कहता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट इसलिए था क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड था। बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था, इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। इसलिए 60 का जो आंसर होता है वो आंसर हो जाता है 2, यानी ऑप्शन 2 पे आपको टिक करना था। चलिए अब आते हैं 61 पे। सिंपल सवाल था बच्चों, ऑर्गेनिक में हम लोग चले गए। अब देखिए यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट के बारे में पूछा था कि कौन सा अल्कोहल अच्छा ल्यूकास टेस्ट देगा। तो आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल अच्छा ल्यूकास टेस्ट देगा। और 61 का ऑप्शन नंबर 1 में वही था। तो ज़रा देखना बच्चों, क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 और कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये अल्कोहल कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ये बच्चों ल्यूकास टेस्ट यहाँ से दे देता। आई होप आप इतना क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। वेरी सिंपल बच्चों, ये सब आपने कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए अब 62 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कह रहा था कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये एनिलीन है NH2। एनिलीन कैसा बच्चों, बेसिक। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में AlCl3 यूज होगा, जो कि हाईली एसिडिक होता है। जो कि कैसा होता है, हाईली एसिडिक। रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। सही बात है। सेकंड में क्या करा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो GPS रिएक्शन की मदद से एनिलीन नहीं बना सकते। तो वहाँ पे RNH2 बनता था, यानी 1 डिग्री अमाइन बनता था गैब्रियल रिएक्शन से, लेकिन ये अल्काइल अमाइन बनता था, एराइल नहीं बनता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि एराइल अमाइन को हम लोग नहीं बना सकते, माने एनिलीन को नहीं बना सकते। यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का दोनों फॉल्स है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पे बच्चों आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल, वेरी सिंपल। यहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। NH3 का शेप जो है वो पिरामिडल होता है। कैसा होता है बच्चों, पिरामिडल। और लास्ट में एक SF6 देख रहे हैं, SF6 ये ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, XCF4 जो है ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन, ये बेसिक एग्जाम्पल है जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग इनऑर्गेनिक में करते हैं। चलिए तो SF6 यानी C का ऑप्शन हो गया 3। तो C का ऑप्शन 3 है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 ही जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 पे आपको टिक करना था। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों अब 64 नंबर सवाल पे बात करते हैं। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल था बच्चों, क्वांटम नंबर पे सवाल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर दिया हुआ था 64 में। ml था, ms था, l था, n था। बच्चों ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या, अच्छा n के बढ़ने से शेप ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता था। शेप ऑफ क्या बढ़ता था बच्चों, ऑर्बिटल बढ़ता था। यानी
लास्ट का जो है तो 1 हो गया, और स्पिन क्वांटम नंबर तो यानी ए का 4 हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो ए के लिए आपको चले जाना था किस पे, 4 पे। ओरिएंटेशन ऑफ, हाँ, बी के लिए आपको किस में चले जाना था, 4 पे, क्योंकि बी में स्पिन क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन ओरिएंटेशन बताता था। तो बी के लिए 4 हो गया। और देखिए डी के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डी के लिए कितना हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट जवाब होता है। बच्चों ये थियोरेटिकल सवाल है, पढ़ करके आप जवाब दे सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं बच्चों। 66 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, कह रहा है कौन सा प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा, यानी डेल्टा एस का वैल्यू जो है बढ़ेगा। बच्चों हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस के पास सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होता है, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होता है। तो पहला में आपको दिया गया था ए में, लिक्विड एवापोरेट टू वेपर, कभी भी लिक्विड अगर वेपर में चेंज करेगा तो भैया एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही। दूसरा में दिया था टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर फ्रॉम 130 टू 0, अगर 130 से 0 केल्विन में आ गए तो भैया और सॉलिड मॉलिक्यूल जो है और क्लोजली पैक होगा तो एंट्रोपी घटेगा। सी में आपको क्या दिया गया था, रिएक्टेंट में सॉलिड है और प्रोडक्ट में सॉलिड के साथ गैस भी बना है, जब जब गैस बनेगा तो भैया रैंडमनेस जो है बढ़ेगा। और डी में दिया था Cl2 2Cl में, यानी मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ एटम्स में टूट रहे हैं और एटम्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। यानी आपका ऑप्शन पहला वाला सही था, आपका सी सही था और आपका डी सही था, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे आपको जवाब देना था। तो 66 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बच्चों करेक्ट हो जाता। चलिए ठीक है, आइए 67 नंबर सवाल पे बात करते हैं बच्चों। 67 नंबर सवाल जो ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, -2.18 इंटू 10 का पावर -18 इंटू एन ए स्क्वायर बाई क्या है, जेड ए स्क्वायर बाई क्या है बच्चों, एन स्क्वायर, इतना जूल पर एटम। यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 68, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल था। सवाल नंबर 68, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए बच्चों कम से कम किसी एक एलिमेंट को एलिमेंटरी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहला एग्जांपल ही ले लीजिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें कोई भी एलिमेंट एलिमेंटरी स्टेट में नहीं है। एलिमेंटरी का मतलब जैसे Zn प्लस CuSO4 है तो ये मिल करके ZnSO4 प्लस Cu बनाया। बच्चों इसको बोलते हैं एलिमेंटरी स्टेट। ऐसा कहीं भी दिखेगा तो आंख बंद करके याद रखिए कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट जवाब होता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये तो 69 नंबर सवाल पे बात करते हैं बच्चों। ये ऑर्गेनिक का सवाल था, यहाँ पे एक कन्वर्सन दिया गया था भैया, यहाँ पे एक कन्वर्सन दिया गया था। ये सब जो लगा है ना बच्चों, ये सब ऐसे ही लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन जो है ये रिएक्शन अल्किन का रिएक्शन था। किसका रिएक्शन था, अल्किन का। और प्रोडक्ट में हमें क्या दिखाया गया, ज़रा उसे देखने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड क्या बना है बच्चों, एल्डिहाइड। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता, BH3 होता, THF होता, H2O2 होता, H+ हो जाता, फिर KMnO4 ये ऑक्सीजन देने के लिए, और साथ में H3O+। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्किन जो है वो चेंज कर जाता है किसमें बच्चों, एल्डिहाइड में जाकर के चेंज कर। वाटर का पहले एडिशन होता, उसके बाद फिर किस में चेंज कराते हैं हम लोग, एल्डिहाइड में चेंज कराते। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट जवाब होता। आइए सवाल नंबर 70 पे हम लोग पहुंच गए बच्चों। ये नॉर्मल सवाल था, इसमें कह रहा था कि ये तो आप मतलब थियोरेटिकल सवाल है, किसी सॉलिड को अगर वेपर में चेंज करा दिया जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सब बच्चे जानते हैं, इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट जवाब हो जाता। आइए 71 पे बात करते हैं। 71 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन से सवाल था, सिर्फ मैचिंग करना था। नॉर्मल आइसोमेरिज्म का सवाल था। हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वहाँ पे सॉल्वेट होता है, लिंकेज होता है, आयोनाइजेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। तो आप ज़रा ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो सी जो है वो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में चला गया था। और डी में देखिए, डी में यहाँ पे वाटर दिख रहा होगा, तो जहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है वो हाइड्रेट का मतलब सॉल्वेट में चला गया। तो डी के लिए 1 हो गया और सी के लिए क्या हो गया बच्चों, 4। तो सी के लिए 4 हो गया और डी के लिए क्या हो गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाता। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों करेक्ट जवाब होता। आइए 72 पे बात करते हैं। ये सब नॉर्मल सवाल है, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए कॉपी में आपने ये सब सवाल बनाया है। CONH3 होल 6 3+ दिया है और COF6, ये तो एक्सेप्शन ही था बच्चों। अब सब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि दोनों ऑक्टाहेड्रल तो है। हाँ भैया, दोनों ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन ये डायामैग्नेटिक है और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 4 आ जाएंगे।
तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो बच्चों करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट जवाब होगा। 72 के ऑप्शन नंबर 2 पे आपको टिक करना था। चलिए ठीक है, अब 73 एक नॉर्मल सवाल है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है। तो देखिए फेलिंग टेस्ट जब हम लोग कराते हैं एफएसटी, तो एफएसटी में दो तरह का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग ए और दूसरा फेलिंग बी। तो फेलिंग ए में हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, जिससे रेड पीपीटी मिलता है। कैसा पीपीटी बच्चों? रेड पीपीटी। इसलिए 73 का जवाब जो है वो 2 होगा, यानी 73 में ऑप्शन नंबर 2 पे आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा। भैया ग्रुप जितने क्लोज होंगे, यानी ऑर्थो पे बच्चों, यहाँ NO2 है और यहाँ क्या है OH, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इससे पता है इसका एसिडिक नेचर भी इफेक्ट होता है, ये हाइड्रोजन निकलने नहीं देता है। तो ये तो इसका एक्सेप्शनल सवाल ही था। 74 के ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करना था आपको, ये इसका करेक्ट जवाब होता। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए तो अब 75 नंबर सवाल पे काम करते हैं बच्चों। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया था बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा सवाल था कि नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है आइसोपेंटेन से, तब नियोपेंटेन। बच्चों जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है तो ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, और ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका रहेगा? नॉर्मल पेंटेन का। नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल पेंटेन का सरफेस एरिया बड़ा रहेगा। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में आपको उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया था, तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट थे, यानी 75 का भी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ही होता। ज़्यादातर आप देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट जवाब हो रहा है ज़्यादातर। चलिए आइए 76 नंबर सवाल पे काम करते हैं। तो 76 भी नॉर्मल सवाल था कि ग्रुप नंबर 16 में, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में किसकॉन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। बच्चों डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो डाउन द ग्रुप में EN घटता है, और EN घटने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोलोनियम का। तो पोलोनियम पे आपको टिक करना था, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए आई होप आप इतना सवाल समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 77 पे हम लोग पहुंच गए। हेनरी लो कांस्टेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। 3 गैस दिया हुआ था ABC, और उनका इसका 145 था, 2 × 10 का पावर -5 था, इसका 35 था। पूछा था कि द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस गैस इन वाटर, गैस का सॉलिबिलिटी पानी में बताना था। बच्चों हेनरी लॉ याद करो, तो P = KH × क्या होता है? काई। और अगर KH अगर निकालना होता तो P क्या हो जाता? काई। बच्चों काई के बढ़ने से KH घटता है, या KH के बढ़ने से काई क्या होगा? घटेगा। यानी KH बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा। तो जिसका KH सबसे बड़ा होगा उसका सॉलिबिलिटी सबसे कम होगा। तो सबसे कम रहेगा A का, उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा C का, और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा बच्चों? B का, क्योंकि B का KH का वैल्यू सबसे कम है। तो अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए B जो है अच्छा सॉल्युबल होगा किससे? C से, और C अच्छा सॉल्युबल किससे होगा? A से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट जवाब हो जाता 77 के लिए। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए। चलिए 78 नंबर सवाल जो है ये स्टोकियोमेट्री से सवाल था। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विथ 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 mSCl। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। बच्चों यहाँ कुछ करना नहीं था कि यहाँ पे पहले तो एक रिएक्शन था NaOH, और साथ में यहाँ से HCl के साथ रिएक्शन था NaCl + H2O बना लेता। ये दिया हुआ था कितना बच्चों? 25 मिलीलीटर, और इसका मोलरिटी था 0.75। यहाँ से सबसे पहले आप HCl का वेट निकाल लेते, तो मोलरिटी में x × 1000/W × VCC यहाँ से कर लेते, और यहाँ से आपको सबसे पहले x निकालना था। क्या निकालना था बच्चों? x। तो x निकालने के लिए m × W × VCC बाई क्या कर देते? 1000। मोलरिटी के जगह पे 0.75, और W इसका मोलर मास है, इसके जगह पे 36.5 हो जाता, और वॉल्यूम दिया था 25, और 1000 से डिवाइड कर देते, ये वेट निकल जाएगा किसका बच्चों? HCl का। अब जो भी वेट यहाँ पर HCl का आता, जो भी वेट आता उसको अभी रहने देते हैं। अब इसका मोल देखते हैं। 1 मोल HCl देखिए 36.5 ग्राम हो जाता, और 1 मोल HCl कितना हो जाता? 40 ग्राम। तो यहाँ पे आपको रिलेशन यूज़ करना था कि 36.5 ग्राम HCl अगर होता तो 40 ग्राम बच्चों बोलो NaOH से रिएक्शन कर जाता। कितना ग्राम NaOH से? 40 ग्राम NaOH से बच्चों रिएक्शन कर जाता। ठीक है, अब
जो यहाँ से HCl का जो वेट आया है यहाँ से, तो इससे आप निकालेंगे किसका वेट बच्चों, NaOH का। जो भी वेट यहाँ से NaOH का आएगा, और सवाल में बोला है कि 1 ग्राम NaOH यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितना यूज़ हुआ है वो बच्चों यहाँ से पता चल जाएगा कितना यूज़ हुआ है। तो इतना ग्राम HCl था तो 40 ग्राम NaOH होता है, और इतना ग्राम HCl, जो HCl यहाँ से आएगा उससे आप निकालेंगे तो NaOH का वेट आएगा, उस वेट को 1 से माइनस कर लीजिएगा। कितना से माइनस करेंगे, 1 से, तो वो ग्राम में आएगा। ग्राम को जब मिलीग्राम में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 250 मिलीग्राम के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ये स्टोकियोमेट्री से आपका सवाल था, अच्छा सवाल था। आइए सवाल नंबर 79 पे बात करते हैं बच्चों। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 80 में ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन था बच्चों। आप रिएक्शन नंबर 1 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, ये अल्किन का रिएक्शन है, बीच में यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और इसका प्रोडक्ट जो दिया है वो 2 बार ऐसा दिया है, ठीक, 2 बार ऐसा दिया है बच्चों। ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है। जब ये ओजोनोलाइसिस होगा तो दोनों को अलग अलग ऑक्सीजन ऐसे मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, ये ओजोनोलाइसिस है। तो ये तो आपका पता चल गया कि ए का तो 4 होगा, यानी ए का जवाब जो है वो ऑलवेज किस में चला जाएगा बच्चों, 4 में, यानी 4 का 1 O3 और ZnH2। तो ए के लिए आपका 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे भी हट गए। सेकंड नंबर जो बी था वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उसका ऑप्शन क्या हो जाता, 1। और सी में OH के जगह पे O आया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन कौन करवाता, CrO2। कौन कराता, CrO2, जो कि ऑर्गेनिक का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सी के लिए क्या हो जाता बच्चों, 2 हो जाता। तो ए के लिए आपका हो जाता 4, और सी के लिए क्या हो जाता बच्चों, सी के लिए हो जाता 2। तो सी के लिए 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट जवाब होता है। इस सवाल का करेक्ट जवाब में ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक करना था। आइए 81 पे बात करते हैं, नॉर्मल सवाल 81 में बच्चों। ईथेन, ईथीन और C2 और इथाइन में आपको सिग्मा और पाई गिनना था। तो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1 सिग्मा और 1 क्या है, पाई। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 2 क्या है बच्चों, पाई। और सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा है। तो ईथेन में 1 सिग्मा था, ईथीन में 1 सिग्मा और 1 क्या था, पाई। और इसमें 2 पाई और 1 क्या था बच्चों, सिग्मा। और C2 के मॉलिक्यूल में, यानी जो कार्बन मॉलिक्यूल C2 होता है, उसमें 2 पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 पे आपको टिक करना था। 81 का जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होता। आइए सवाल नंबर 82 पे बात करते हैं। सिंपल सवाल, SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कौन करेगा बच्चों। SN1 का जो रिएक्टिविटी है, वो SN1 का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ C+ के। स्टेबिलिटी ऑफ किसके बच्चों, C+, कार्बोकैटायन। तो सबसे अच्छा कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता, तो अच्छा बनता का क्या मतलब, यहाँ से बच्चों यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ से अगर Lg यहाँ से अगर निकल जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 1 पे आपको टिक करना था, ये करेक्ट जवाब हो जाता। आइए 83 पे बात करते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। इसमें आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो बच्चों लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो IE बढ़ता है। I क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। लेकिन बेरिलियम और बोरोन में अपोज है, इसके पास स्टेबल EC है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। और बोरोन के पास Z इफेक्टिव बड़ा अच्छा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो लिथियम का IE कम है बोरोन से, और बोरोन का कम है बेरिलियम से, तब कार्बन और तब क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। इसमें क्या हो बच्चों, अगर स्टेबल EC और Z इफेक्टिव एक दूसरे को अपोज करेगा तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो स्टेबल EC होगा, इसलिए यहाँ पे बेरिलियम जो है वो आगे चला गया। तो ऑप्शन नंबर लिथियम का कम है किससे, बोरोन से। ऑप्शन नंबर 3 पे आपको टिक करना था, 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाता। चलिए सवाल नंबर 84 पे बात करते हैं बच्चों। ये नॉर्मल सवाल था, इसमें पूछा था ग्लूकोज कौन से रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, तो एक स्किप है और एक NaHSO3 है। बस ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक कर देना था, यानी B और E दोनों होगा। 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल तो वेरी सिंपल, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था। यहाँ से ए में था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोबेरिक यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसमें आपका ए का जो जवाब है वो 2 हो जाता है, यानी ए का ऑप्शन 2 होता है। तो पहला वाला ही इसमें करेक्ट है। तो 85 का ऑप्शन नंबर 1 पे आपको टिक करना था। आइए ये सब नॉर्मल सवाल, यहाँ आपको कलम छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। चलिए 86 में आते हैं बच्चों। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe+2। तो ये सबको पता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया जाता है हाइड्रोलाइसिस रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाता। आइए 87 पे बात करते हैं। 87 में आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना था। तो पहला ही इसमें करेक्ट था कि 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी CO3 2- का 3 हम लोग रेजोनेटिंग
फ्लोरीन स्ट्रक्चर या CSS बना सकते हैं। ओजोन के लिए 3 बोला गया था, लेकिन नहीं, ओजोन का कितना बनता है बच्चों, 2 बनता है। बोला गया था BF3 का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो BF3 का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ऐसा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट है, तो इस तरीके से ऐसा ही यहाँ से होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इस तरीके से यहाँ से जाएगा। ये इसका रिजल्टेंट जो है बच्चों, ये कहाँ से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0। लेकिन सवाल बोला है कि नॉन जीरो है, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था। उसके बाद पूछा था NF3 का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होता है NH3 से। नहीं भैया, NF3 का ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि NF3 में क्या है कि जब फ्लोरीन खींचेगा यहाँ से, इसका EN ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट इसका भी नीचे जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा। लेकिन NH3 में क्या होता है बच्चों, तो NH3 में इस तरीके से होता है। NH3 में नाइट्रोजन का EN ज़्यादा है, तो नेट डाइपोल या रिजल्टेंट जो है वो कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट जवाब होता है 87 का। चलिए 88 पे बात करते हैं। आइए सवाल नंबर 88 पे बात करते हैं बच्चों। एम्पेरिकल फार्मूला का वेरी सिंपल सवाल था यहाँ पे। तो इसमें कुछ परसेंटेज दिया था, A का 32% दिया था, B का 20% और रेस्ट बोला था C है, तो C कितना हो जाएगा, 48। आइए इसका तो 32 को डिवाइड कर देंगे, उसका मोलर मास आपको दिया था एटॉमिक मास 64 से, और यहाँ पे 20 बाई कितना दिया है, 40, और ये 48 को डिवाइड कर देना है बच्चों किससे पता है, 32 से। तो ये आ जाता है आपका 0.5, ये 0.5, ये 1 पॉइंट कितना 5। ये एटॉमिक रेशियो आया है, क्या है बच्चों, एटॉमिक रेशियो। यहाँ से सिंपल रेशियो अगर निकालेंगे तो डिवाइड करते सबसे छोटे वाले से, तो 0.5 0.5 और ये 1.5 बाई 0 कितना हो जाता 5, तो ये 1 1 और ये कितना हो जाता 3। ये आपका रेशियो होता है, A1 हो जाता, B1 हो जाता और C कितना हो जाता 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो करेक्ट जवाब होता सवाल नंबर 88 के लिए। चलिए अब उसके बाद 89 में आपको कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ आपको एलिमेंट को अरेंज करना है 0 से लेकर के ग्रुप 6 तक। ये थियोरेटिकल सवाल है, आप इसे कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं बच्चों। ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, सवाल नंबर 90। बिल्कुल बढ़िया सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है, लेकिन ऑन द फॉर्मूला है, डायरेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो वर्क डन आपको निकालना था 90 नंबर सवाल में। देखिए वर्क का फॉर्मूला -2.303 nRT और लॉग V2 बाई V1 के जगह पर P1 बाई क्या है, P2। ये बॉयल्स लॉ से हमने यहाँ से चेंज कर दिया, जो कहता था P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। तो P1 बाई P2 बराबर बच्चों लिख सकते हैं V2 बाई V1। ये यहाँ पे मैंने इसके जगह पे चेंज किया। ये एक्चुअली में V2 बाई V1 ही होता था जब गैस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता था, लेकिन P1 बाई P2 हमने यूज़ किया। अब यहाँ से आपको दिया गया है कि प्रेशर दिया गया है कितने का, यहाँ पे फ्रॉम 20 ATM टू 10 ATM, यहाँ पे आपको 20 रख लेना है, यहाँ पे 10 रखना है, और टेम्परेचर 25 का मतलब 298 हो गया बच्चों। और नंबर ऑफ मोल दिया है यहाँ पे 1, और वर्क यहाँ से निकालेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो -413.14 इतना कैलोरी के बराबर होगा। R का वैल्यू 2 ले लेना है, ये वर्क आपका यहाँ से निकल जाएगा। डायरेक्ट है यहाँ से log 2 का वैल्यू 0.3010, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 413.14 कैलोरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। आइए 91, बढ़िया सवाल 91 पे बात करते हैं। बेस्ट सवाल था ये, सवाल में सबसे बढ़िया सवाल था 91 नंबर सवाल। देखिए 91 में क्या था कि द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के ग्राफ में स्लोप का वैल्यू दिया था 25.73, द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, पाई बराबर CRT होता है। पाई बराबर क्या हो जाता है बच्चों, CRT। तो यहाँ से अगर y बराबर mx अगर लगाएंगे, y बराबर क्या अगर लगाएंगे mx, तो ये स्लोप है ये वाला, ठीक, ये वाला स्लोप है ये वाला, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस में तो ग्राफ खींचा गया था, पाई और c के बीच में तो ग्राफ है कंसंट्रेशन, ये तो एक्सिस पे चले गए। तो स्लोप m का वैल्यू कितना हो जाएगा, RT। m का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, RT हो जाएगा। अब स्लोप का वैल्यू दिया हुआ था 25.73, r का वैल्यू आपको यूज़ करना था 0.083, और टेम्परेचर यहाँ से निकालना था। आप यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेते और ये 310 डिग्री सेल्सियस के बराबर आपका टेम्परेचर जो है वो आ जाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब 92 नंबर सवाल पे बात करते हैं बच्चों। ये भी बढ़िया सवाल था, ऑर्गेनिक का रिएक्शन था ये, और यहाँ पे आपको CH3 दिया हुआ था, इधर OH है, और यहाँ पे PbR3 था। ठीक है, तो इसका तो मेन काम है OH को हटाना, और OH को हटा करके किस में चेंज कराना, Br में। तो यहाँ पे CH3 ले आइएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br। अब यहाँ से अल्कोहलिक KOH और हीट दिया था बच्चों, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करेगा, ये आएगा यहाँ से, और आने के बाद
हाइड्रोजन को ले जाएगा बीटा पोजीशन से। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप है ये अल्फा है और ये वाला पोजीशन क्या है बीटा, और ये पोजीशन भी क्या है बीटा। सेटजेफ अल्किन प्रोडक्ट बनेगा, तो इसी बीटा से हाइड्रोजन ले जाएगा, इसी सॉरी यहाँ पे बेंजीन नहीं है तो कोई बात नहीं नॉर्मल। तो इसी बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से ये उठा लेगा, और जैसे ये बीटा से हाइड्रोजन ले जाएगा तो अल्फा से एलजी गया और बीटा से हाइड्रोजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तुरंत आकर के ले जाएगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, CH3 ऐसा रह जाएगा, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 2 जो है वो करेक्ट जवाब होता है, इसका करेक्ट सही जवाब हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। 93 फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सवाल था, बेस्ट सवाल था बच्चों, बढ़िया सवाल था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। 93 नंबर सवाल में मास ऑफ कॉपर निकालना था। देखिए इसमें आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ था, आई दिया हुआ था 9.6487 एम्पियर का, और टाइम दिया गया था 100 सेकेंड का। बच्चों यहाँ से कुछ करना नहीं था, Q बराबर आपको IT निकालते, और IT के जगह पे 9.6487 इंटू कितना हो जाता 100, और यहाँ से चार्ज निकलता। ठीक, ये चार्ज आ गया और इसको डिवाइड कर देते, जो फाराडे आपको दिया है कितना 96487, और ये निकल जाता आपको फाराडे, और इतना ही हो जाता इक्विवेलेंट। ये फाराडे ही किसके बराबर होता है इक्विवेलेंट, तो इतना बराबर हो जाता है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का वैल्यू दिया है 63/2 करते, बस यहाँ से आंसर आ जाता। तो ये वैल्यू को आप यहाँ यूज़ करते इक्विवेलेंट के जगह पे और मल्टीप्लाई करते इक्विवेलेंट वेट से, तो यहाँ से क्या निकल जाता, वेट निकल जाता या मास निकल जाता। बच्चों यहाँ से सॉल्व होता, वेरी सिंपल सवाल। तो IT से आप चार्ज निकालते, चार्ज से कहाँ चले जाते फाराडे में, और फाराडे से कहाँ चले जाते इक्विवेलेंट में, क्योंकि नंबर ऑफ फाराडे बराबर नंबर ऑफ क्या है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आपका वेट यहाँ से निकल जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। चलिए तो 94 नंबर सवाल आप जो देख रहे हैं, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, इसे आप कर लेंगे, अल्फा आपका निकल जाएगा। ये कोई भारी सवाल नहीं, इक्विलिब्रियम का मैंने एक सवाल और पहले भी डिस्कस कर दिया है। 95 में ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 I NaCN के साथ रिएक्शन है, तो पहले I के जगह पर CN आपको ले आना है, यानी साइनाइड बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद NaOH और Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अमाइड बना करके देगा। क्या बना करके देगा बच्चों, अमाइड। ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक करना था। आइए 96 में कौन सा लैंथेनॉइड आयन जो है वो डायामैग्नेटिक है। 96 में डायामैग्नेटिक, देखिए तो इसमें 3 ही कॉम्बिनेशन होता है, Lu+3 होता है, Cu+4 और Yb+2। जिस ऑप्शन में ये था आंख बंद करके आपको टिक कर देना था कि डायामैग्नेटिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट जवाब होगा। ज़्यादातर 2 ही तो करेक्ट जवाब हो रहा है बच्चों। आइए 97 में आते हैं। 97 में आपको अल्किन का रिएक्शन दिया था, कुछ नहीं था ये वाले सवाल में। अल्किन का रिएक्शन था यहाँ पे, ये CH है, डबल बॉन्ड CH, और ये सेम चीज़ था, ये दोनों जगह सेम था, और KMnO4 का काम ही है इसको तोड़ करके दोनों जगह पे OH में इसको चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा बच्चों, OH में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाता, यानी 97 में सवाल का जवाब होता ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 98 नॉर्मल सवाल है। 98 में पूछ रहा है CONH3 होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या हुआ कि अगर सेंट्रल मेटल के पास एक ही तरह का लाइगेंड्स अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो होमोलेप्टिक, और अलग अलग रहेगा तो हेट्रोलेप्टिक। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हेट्रोलेप्टिक है, क्योंकि 2 लाइगेंड्स हैं अंदर में, NH3 भी है और Cl2 भी है, तो बोथ ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होता है। एक बार फिर से 98 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट जवाब होता। ठीक है बच्चों, चलिए आइए 99 पे बात करते हैं। चलिए 99 नंबर सवाल में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी मांगा है बच्चों। जब जब एक्टिवेशन एनर्जी मांगे आंख बंद करके आरएनएस इक्वेशन निकालना है, लेकिन कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स का मतलब 4 गुना बढ़ गया है, और 2 अलग अलग टेम्परेचर अगर देगा तो log K2/K1 बराबर ये बाई आपको मैंने लिखा था 2.303 R, और इसमें मल्टीप्लाई करना है T2 - T1/T1 इंटू क्या हो जाएगा T2। आपको 2 टेम्परेचर यहाँ पर दिया है, तो वेरी सिंपली आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से आपको R का वैल्यू दिया हुआ है 8 पॉइंट कितना दिया है 314, आप इसके जगह पे 25/3 भी ले सकते हैं, और log 4 का वैल्यू दिया। अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा बोला है डबल, यही log 4 का वैल्यू यहाँ से आपको यूज़ करना है 0.6021। और 2 टेम्परेचर है बच्चों, एक 27 डिग्री और दूसरा कितना है 57 डिग्री, तो ये टेम्परेचर आप यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन टेम्परेचर को आप चेंज कर लेंगे किस में बच्चों, केल्विन में। किस में चेंज
चेंज कर देंगे केल्विन में। आई होप ये सवाल आपका बन जाएगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन पे डायरेक्ट यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेना है। चलिए सवाल नंबर 100 ऑर्गेनिक का सवाल था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था कि 3ROH प्लस PCl3 मिल करके RCl प्लस A बनाएगा और सेकंड में ROH PCl5। जब जब PCl5 से अल्कोहल का रिएक्शन होता है बच्चों तो यहाँ से PCl3 हमेशा ऑक्सीजन को निकाल देता है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन को जब जब निकालता है तो ये चेंज करता है POCl3 में, तो B के जगह पर POCl3 हो जाता और A के जगह पे आपका H3PO3 होता, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट जवाब होता, यानी ऑप्शन नंबर 1 पे आपको टिक करना था। आई होप आप केमिस्ट्री का टोटल सवाल समझ गए हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल थे, आपको माइनर कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे मेजर कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे सवाल को डील करने के लिए। मैंने इसका आंसर की भी आपको वीडियो लेक्चर में दे दिया है, आप वहां से अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।